हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी कांस्टेबल 2023 चॉइस के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले भी हम आपको वीडियोस दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। उसमें हमने 28 जनवरी को 2019 को जो पेपर हुआ है सेकेंड शिफ्ट का वो कवर करवाया था। आज हम फर्स्ट शिफ्ट का 28 जनवरी का पेपर आपको कवर करवाएंगे। जीके का पूरा हल यहाँ पर हम कवर करवाने वाले हैं आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस लिए गए। जैसा आपका पेपर था सेम पेपर लिया गया है। उसमें क्वालिटी सही नहीं आ पा रही थी, उस वजह से हमने यहाँ पर इसको टाइप ही करवा लिया ताकि आपको और अच्छा यहाँ पर कंटेंट देखने को मिले। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ आपको इनकी मिले तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। अगर आप यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। कौन कौन से चरण आपकी जो चयन प्रक्रिया है इनमें कौन कौन से चरण होते हैं। तो आई थिंक आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा और आप सभी ने इसका राइट आंसर अब तक क्लिक कर लिया होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा परीक्षण। ये जो है एक चयन जो प्रक्रिया होती है इसके चरण ये नहीं है भाषा परीक्षण। बाकी शारीरिक परीक्षण, शैक्षणिक योग्यता, आयु पात्रता ये सभी इसमें होते हैं। क्लियर है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि जो यूपी पुलिस विभाग की जो चयन प्रक्रिया है इसमें कितने चरण हैं। तो इसमें जो चरण है ये 4 चरण है। 4 चरण कौन कौन से? पहला चरण है लिखित परीक्षा, दूसरा चरण है शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको पीईटी बोला जाता है। उसके बाद में तीसरा जो चरण है ये होता है शारीरिक मानक परीक्षण जिसको पीएसटी हम बोलते हैं। और चौथा चरण होता है चिकित्सा परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन। तो ये 4 चरण होते हैं पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के। और यहाँ पर भाषा परीक्षण नहीं है तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि ये कोई चरण इसका नहीं है। और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग है इसकी चयन प्रक्रिया में भाषा परीक्षण एक चरण नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, जो भी आपको लगे वो आप कमेंट करते चलिएगा और अपने माइंड में भी जो भी हो क्लिक करते चलिएगा ताकि क्या होगा इससे आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जाएगा, भगवान ब्रह्मा। यानी कि अश्वमेध जो यज्ञ हुआ था घाट पर किए गए अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो 10 घोड़ों की जो बलि दी थी ये भगवान ब्रह्मा ने ही दी थी। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एक पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि 10 अश्वमेध जो हुआ था 10 अश्वमेध घाट पर ये इसको बोला ही जाता है, इसका नाम ही 10 अश्वमेध यज्ञ है। तो भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि यहाँ पर दी थी। इसमें दिवोदास से संबंधित मिथक ये माना जाता है। इसके अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर 10 घोड़ों की बलि दी थी, इसीलिए इसको 10 अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? 10 अश्वमेध जो है ये घाट आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, काशी में गंगा नदी के प्रसिद्ध घाटों में से एक ये माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। यानी कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च जो पुरस्कार है ये परमवीर चक्र ही है। परमवीर जो चक्र है ये भारत सरकार का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है और इसे जो है युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए परमवीर चक्र को दिया जाता है। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है परमवीर चक्र का? तो अंतिम बहादुर का पहिया इसको हम बोल सकते हैं, यही इसका अर्थ है, अंतिम बहादुर का पहिया। और अगर इजी लैंग्वेज में बताएं आपको तो ये जो पुरस्कार है दुश्मन की उपस्थिति में सबसे विशिष्ट बहादुरी के लिए बेसिकली दिया जाता है। परमवीर जो चक्र है इसके बाद में आता है महावीर चक्र। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य मानक पुरस्कार है महावीर चक्र। और दुश्मन की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के जो लिए है, विशिष्ट वीरता के लिए कार्यों के लिए इससे सम्मानित किया जाता है महावीर चक्र। इसका नाम है बेसिकली परमवीर चक्र। दूसरे नंबर पर महावीर चक्र आता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन है हमारा, देखिए, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई एक किताब है? तो आपका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस्माइल मर्चेंट, है ना, मर्चेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये जो पुस्तक लिखी गई है ये इस्माइल मर्चेंट के द्वारा ही लिखी गई है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया इस्माइल मर्चेंट की
बॉम्बे में एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता के रूप में शुरुआत हुई थी। इसको लेकर ऑस्कर पोडियम पर उनके विजय आगमन तक की बेसिकली असाधारण जो यात्रा है, इसका वर्णन इसमें देखने को मिलता है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा 5 जून, यानी कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 1974 से मनाना स्टार्ट हुआ है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाने लगा? 1974 से। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो सरकार और सरकारों, व्यवसायी, मशहूर हस्तियाँ और नागरिक, इनको एक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दे पर अपने ध्यान को या मुद्दे पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है या इसका आदर्श वाक्य है। इसके अलावा कुछ थीम भी हम देख लेते हैं। देखिए 2022 में इसकी क्या थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस की? तो केवल एक पृथ्वी इसकी थीम थी 2022 के लिए। 2023 की इसकी जो थीम थी ये थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो ये 2030 की थी और केवल एक पृथ्वी 2022 की थीम थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? यानी जेट इंजन का जो आविष्कार किया था किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा सर फ्रैंक वेल्ट। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जेट इंजन को जो आविष्कार है सर फ्रैंक विटल ने की थी, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन थे? तो ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स ऑफिसर ये थे, क्लियर है। और इसके अलावा 1930 में टर्बोजेट इंजन के लिए पेटेंट इन्होंने कराया था और 1941 तक उड़ान परीक्षण इसका नहीं किया गया था। तो 1930 के लिए इन्होंने टर्बोजेट जो इंजन था इसके लिए पेटेंट कराया था। जेट इंजन का जो आविष्कार है इनके द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? सही जवाब आपका यहाँ से चला जाएगा कोरा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कोरा जो है ये एक सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक और वीबो है ना, तो वीबो या वीबो इसको बोला जाता है। तो ये तीनों जो है ये सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं, बाकी कोरा नहीं है। कोरा क्या है? ये सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। कोरा जो है ये बेसिकली अमेरिकी एक सामाजिक प्रश्न उत्तर वेबसाइट है। ये जो है माउंट व्यू जो है कोरा, माउंट व्यू कैलिफोर्निया में स्थित है, अमेरिका। सामाजिक प्रश्न उत्तर वेबसाइट है ये कोरा। यहाँ पर क्या होता है, यूज़र प्रश्नों को संपादित करके और अन्य जो यूज़र होते हैं उनके द्वारा सबमिट किए गए उत्तर जो होते हैं उन पर टिप्पणी करके उनका सहयोग किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं कोरा में। इसके अलावा आपको पता है ट्विटर, फेसबुक का तो आप सभी यूज़ भी करते हैं और आपको ऑलरेडी पता है। बात करते हैं वाइबो या वीबो की, तो वीबो क्या है? तो ये एक चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, बाकी इन दोनों को तो आप बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, ध्यान रखिएगा। और 2021 की एक रिपोर्ट थी, 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का जो कुल वन आवरण है यह है 77,414 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश आता है, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो पहले नंबर पर तो मध्य प्रदेश ही रहेगा। और इसके अलावा अगर बात करें 2019 की रिपोर्ट की, भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2019 की, तो इसके मुताबिक देश का जो कुल वन और क्षेत्र है, वन क्षेत्र ये कितना है? तो ये है 80.73 मिलियन हेक्टेयर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, देश फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, यानी कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है ये आपको बताना है। सही जवाब रहेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी यूरो। यूरो जो है ये फिनलैंड की मुद्रा है, आधिकारिक मुद्रा आप बोल सकते हैं, शासकीय मुद्रा बोल सकते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड की जो मुद्रा है ये यूरो हो जाएगी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा हेलसिंकी। हेलसिंकी ये जो है फिनलैंड की राजधानी है। इसके अलावा ये जो यूरो है ये कितने देशों की और मुद्रा है? तो यूरो जो है यूरोपीय संघ की मौद्रिक इकाई और मुद्रा भी है। ये जो है यूरोपीय संघ के जो 27 सदस्य देश है, इनमें से 19 जो देश है इनकी आधिकारिक मुद्रा ये है यूरो। तो ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 19 जो सदस्य देश है इनकी आधिकारिक मुद्रा यूरो ही है, जिनमें फिनलैंड भी आता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है?
सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारत की विभाजन के दौरान आपको पता होगा रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद में ये सीमा बन गई है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसका जो नाम पड़ा है सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इन्होंने ही रेड क्लिफ रेखा को खींचा जो कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कई बार मैकमोहन रेखा के बारे में भी। तो मैकमोहन जो रेखा है ये पूर्व हिमालय क्षेत्र और भारतीय क्षेत्रों के चीन के कब्जे वाला जो क्षेत्र है इसके बीच में, यानी कि भारत और चीन के बीच में ये चिन्हित है मैकमोहन रेखा। और ये जो बेसिकली ये जो रेखा है ये उच्च पहाड़ी का एक पहाड़ी स्थान यहाँ पर देखने को मिलता है मैकमोहन रेखा में। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपको अगर डुरंट रेखा का पता नहीं है तो आप कमेंट में जरूर से कमेंट करके बताइएगा जिन लोगों को पता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए एक एक रेखा के बारे में। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब यहाँ से हमारा उत्तर कोरिया रहेगा, क्योंकि उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। तो ध्यान रखिएगा उत्तर कोरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है और यहीं का उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा शहर भी यही है प्योंगयांग। प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया का राजनीतिक, औद्योगिक, इसके अलावा परिवहन का भी केंद्र माना जाता है। और ये जो है उत्तर कोरिया के प्रमुख सरकारी जो संस्थान है, इसके साथ साथ कोरिया की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वर्कर्स पार्टी, इसका भी घर इसको ही कहा जाता है प्योंगयांग को। तो ये प्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। तो इनमें से अटलांटा आपका डी ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि न्यूयॉर्क अमेरिका में आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। मिनेसोटा और लुइजियाना ये तीनों संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य हैं, बाकी अटलांटा नहीं है। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अटलांटा क्या है, तो अटलांटा जो है जॉर्जिया राज्य की राजधानी है और जॉर्जिया जो राज्य है यहाँ का सबसे बड़ा आबादी वाला जो शहर है वो यही है अटलांटा। तो ध्यान रखिएगा जॉर्जिया की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर अटलांटा ही है जॉर्जिया का। ये किस लिए चर्चा में आया अटलांटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए पहली बात तो गृह युद्ध के लिए चर्चा में था ये। इसके अलावा 1960 के नागरिक अधिकार आंदोलन हुए थे यहाँ पर। तो इन दोनों वजह से महत्वपूर्ण भूमिका अटलांटा ने निभाई थी, इसलिए ये जो है प्रसिद्ध है, यह जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। सही जवाब हमारा रहेगा यहाँ से मल या महल, ये दोनों नामों से इसको जाना जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। लक्षद्वीप के लोग जो है मलयालम के अलावा महल या मल जो भाषा होती है इसको बोलते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है, कुछ जो हिस्से हैं यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है। तो लक्षद्वीप का जो अधिकांश भाग है द्वीपवासी जो है अधिकांश द्वीपवासी ये मलयालम बोलते हैं। कुछ लोग माही या महल ये भाषा है, इसको मल भी बोला जाता है, जो पुरानी सिंगली के समान है और मिनिकाई पर ये बोली जाती है। हालांकि कुछ जगह पर हिंदी का भी यूज़ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति से। सही जवाब रहेगा यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राजाराम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम राजाराम है जो तीसरे छत्रपति थे। ध्यान रखिएगा छोटे बेटे हैं शिवाजी के छत्रपति, तीसरे छत्रपति थे और इनका राजाराम नाम है। देखिए राजाराम जो है ये संभाजी के आधे भाई माने जाते थे। आधे किस लिए आपको आगे बताएंगे हम, क्यों कहा जाता था आधे। इससे पहले मैं आपको बता दूं संभाजी जो है शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे और इनके उत्तराधिकारी थे शिवाजी के, कौन, संभाजी, है ना, सबसे बड़े बेटे थे। छोटे बेटे थे राजाराम, है ना, कैसे वो आपको पता चलेगा। देखिए संभाजी की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद में 1689 के में राजाराम जो है ये तीसरे छत्रपति बने थे। तो छत्रपति शिवाजी उनके बाद में बने थे संभाजी, संभाजी के बाद में कौन बने थे, राजाराम। तो इस तरह से आपको याद रखना है। मराठा जो साम्राज्य है इसके संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इनके दो पुत्र थे, आपको पता होना चाहिए, दो पुत्र थे इनके, एक थे शहाजी भोसले और दूसरे थे राजाराम। तो यहीं पर आपको याद रखना है दूसरे बेटे थे जो कि तीसरे छत्रपति बने थे, तो इनका नाम राजाराम ही है। देखिए संभाजी भोसले और राजाराम दोनों की माताएं अलग अलग थी, इसलिए हमने बताया था आपको कि राजाराम जो है संभाजी के आधे भाई थे।
दोनों की माताएं अलग अलग थी। शिवाजी के तत्काल उत्तराधिकारी जो थे ये थे संभाजी। संभाजी के बाद में राजाराम बने थे, राजाराम के बाद में बने थे साहू। तो याद रखिएगा तीसरे छत्रपति कौन थे? राजाराम थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ओडिशा से किस नृत्य का प्रारंभ होता है? लोक नृत्य का प्रारंभ हुआ था तो ये हुआ था घुमुरा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ से हमारा। घुमुरा जो है ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो नृत्य है ओडिशा के जो कालाहांडी जिला है यहाँ का है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के मुताबिक जो घुमरा है ये देवताओं और राक्षसों का युद्ध नृत्य माना जाता है, यानी कि देवताओं और राक्षसों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी को लेकर ये जो नृत्य है ये प्रचलित है, ऐसी पौराणिक कथाओं के मुताबिक कहा जाता है। और समय के साथ साथ घुमराओं ने उड़ीसा में कला और मनोरंजन का भी प्रदर्शन किया, तो ये बेसिकली नृत्य जो लोक नृत्य है इसका रूप इसने ले लिया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह डेज तक कर दिया गया है। तो ये जो कर दिया गया है 5 लाख रुपए कर दिया गया है महीने का, यानी एक महीने का 5 लाख रुपए। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में ये किया गया, भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है ये प्रतिमाह 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए 2018 का जो बजट हुआ था इसके अकॉर्डिंग कई सारे लोगों का, यानी कि कई सारे जो जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनका जो बजट है वेतन है इनमें वृद्धि की गई थी, इनमें संशोधित इनको किया गया था। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ से हो सकता है आपसे राष्ट्रपति पूछा है और आपकी जो एग्ज़ाम है इसमें राज्यपाल पूछ ले या उपराष्ट्रपति पूछ ले, इसलिए आपको पता होना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति का जो किया गया ये 5 लाख किया गया, 5 लाख है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का जो किया गया ये कितना किया गया? तो ये किया गया 4 लाख। इसके अलावा अगर आपसे पूछे जाए कि गवर्नर का कितना किया गया, गवर्नर का, तो ये किया गया 3.5 लाख, यानी 3.5 लाख। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं इनका 3.5 लाख। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में देश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा यहाँ से मलेशिया, यानी कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में मलेशिया और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो मलेशिया पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है और तीसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर इसमें भारत आता है। तो ध्यान रखिएगा हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो महिलाओं की संख्या आपको बतानी है, तो कितनी महिलाएं थी? इसमें 15 महिलाएं शामिल थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 24 जनवरी 1950 को ये क्या था, 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अशफाकुल्ला खां, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अशफाकुल्ला खां इन्होंने, यानी कि काकोरी जो रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना है ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां ने की थी। तो सी ऑप्शन के साथ में यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बगरू देश के हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो बगरू जो है ये राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। ध्यान रखिएगा हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है ये बगरू, तो ये राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात डेज प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है ये है 4%। 2018 के नगद आरक्षित अनुपात की बात की जा रही है, तो ये 4% है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डेस द्वारा बनवाया गया था। हवा महल को किसने बनवाया था? अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं। हवा महल को 1799 में बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था ये भी पता होना चाहिए। सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 1799 डेट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? सही जवाब आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, तो पुर्तगाल आपका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो थे ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया एक T20 मैच था। करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा रहेगा वेस्ट इंडीज। यानी कि उद्घाटन के बाद में लखनऊ के इकाना जो क्रिकेट स्टेडियम है, इसमें पहला जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया एक T20 मैच ये था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। सही जवाब रहेगा यहाँ से चाइना के द्वारा। यानी कि 2022 के एशियाई खेल की जो मेजबानी करेगा ये चीन करेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। और क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था, तो जनरल बिपिन रावत ने संभाला था। अभी वर्तमान में भी आप ध्यान रखिएगा कौन कौन है। तो भारत के जो प्रमुख है, सेना प्रमुख, इनका नाम है जनरल मनोज पांडे। मनोज पांडे इनका नाम है, ये प्रमुख सेना प्रमुख है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए वायुसेना प्रमुख की कौन है, तो वायुसेना प्रमुख है VR चौधरी। VR चौधरी है, ध्यान रखिएगा, एयर मार्शल VR चौधरी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि नौसेना प्रमुख कौन है, नौसेना प्रमुख, तो इनका नाम है R हरिकुमार। R हरिकुमार। और अगर आपसे CDS की पूछी जाए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS की, तो यह है जनरल अनिल चौहान। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो आयोजित किया गया ये सिंगापुर में आयोजित किया गया। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन सिंगापुर में यह आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, अग्नाशय ये अंग है मानव शरीर का जो इंसुलिन को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, यह इंसुलिन का उत्पादन करता है। तो हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है। तो इसका नाम ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक तत्व है और एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। बी ऑप्शन ब्रोमीन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो ये जो तत्व है इसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या होती है सबसे छोटी होती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, CH3 COO CH2 किसका सूत्र है, ये आपको बताना है। तो ये जो है एथेनॉट आपका करेक्ट आंसर है, एथिल एथेनॉट। इसका सूत्र है CH3 COO CH2 CH3 एथिल एथेनॉट। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो उपकरण यूज़ होता है इसका नाम है योडियोमीटर। ये होता है जिसमें द्रवों का घनत्व नापा जाता है। तो योडियोमीटर यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। सही जवाब यहाँ से रहेगा लखनऊ। यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार जो है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है, ये प्रयागराज में स्थित है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, है ना। तो यूपी पुलिस का जो पुलिस हेडक्वार्टर है PHQ ये बोला जाता है बेसिकली। तो ये जो है प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। इसके पहले वाला जो पार्ट है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा था। यानी कि इसका जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है 28 तारीख का, उसमें भी क्वेश्चन बना था और फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा 2000 में। यानी कि उत्तराखंड जो अस्तित्व में आया ये वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है। बरसाना जो होली खेली जाती है डंडे के साथ खेली जाती है, डंडे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और इस तरह से काफ़ी इजी ऑप्शंस आपको मिले, टमाटर, दूध, पत्थर, डंडे, तो आसानी से आप इनको क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है ये जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है कांपिल मेला, जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है पंडित बिरजू महाराज।
ये जो है उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, यानी कि पंडित बिरजू महाराज। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट 28 तारीख को आपका जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था वो हमने इससे पहले कवर करवा दिया आपको, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और ये 28 जनवरी 2019 का हमारा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें जितने भी 38 क्वेश्चन आपके जीके में आपको बताइए पूछे जाते हैं, तो 38 क्वेश्चंस हमने उसके कवर करवा दिए, इसके भी कवर करवा दिए। और लगातार हम आपको ये जो हैं जितने भी पेपर हैं आपके अभी 2019 के ये कवर करवा देंगे। उससे आपको लेटेस्ट जो पैटर्न है उसका आइडिया मिलेगा। और उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट और आपकी जो डिमांड होगी जो आप बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आके हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको इसी से रिलेटेड अभी यहाँ पर वीडियोज़ मिलने वाले हैं और आपकी तैयारी तक आपके लिए लगातार वीडियोज़ आपको देते रहेंगे, आपकी हेल्प यहाँ पर हम करते रहेंगे। इस वीडियो की PDF भी आपको मिल जाएगी। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पर हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देते हैं। इसके अलावा आपकी एग्जाम में करंट अफेयर भी पूछा जाता है नेशनल का, तो नेशनल का करंट अफेयर यहाँ पर हम आपको इस चैनल पर पूरा कवर करवा रहे हैं डेली बेसिस पर। यहाँ पर गाइस नेशनल का और टॉपिक वाइज नेशनल का करंट अफेयर जो है ये कवर करवाया जा रहा है। तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो करंट अफेयर आपको मिलेगा वो बिल्कुल सटीक मिलेगा और बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल का आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा उठा के डाल दिया, जो सेलेक्टेड होगा वही आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जरूर से आप विजिट कर लीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।